नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर्स में हम लोग आ चुके हैं जुलाई के महीने में, और जुलाई के महीने का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इससे पहले के जो वीडियोस है अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो फोर्थ कमिंग बिहार के एग्जाम्स है उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको दोनों ही जगह मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को मेनली कवर करने वाले हैं, और ये सीरीज एज यूजुअल आपको पता ही है मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि हम लोग बिहार करंट अफेयर सीरीज में जुलाई के महीने का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो इसमें फ्लड से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज आएंगे। ठीक है, तो इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार देयर हैज बीन रैपिड इंक्रीज इन द वाटर लेवल्स इन द बागमती रिवर। ठीक है, रिवर से रिलेटेड बहुत सारे आएंगे। एंड हैज लेड टू द फ्लड वाटर एंटरिंग थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस इन 18 पंचायत ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। हमारा नॉर्दर्न बिहार जो है वो हमेशा ही, जब भी मानसून का पीरियड आता है, फ्लड लाइक सिचुएशंस हमेशा ही होता है, हर साल ही होता है। ठीक है, तो फ्लडिंग के कारण क्या, लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द 18 panchayats have lost contact with their block headquarters and district headquarters for AIDS। ठीक है, तो जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो है वो भी नहीं मिल पा रहा है इन 18 पंचायत को, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और ये क्यों हो रहा है, तो बागमती रिवर के कारण हो रहा है। बागमती रिवर का जो है फ्लडिंग हो चुका है, तो वाटर लेवल जो है काफी बढ़ चुका है। तो जो भी नदी किनारे लोग हैं उनका जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स है, उससे उनका कनेक्शन टूट गया है। एंड सेवरल स्कूल्स रीजन्स जो है वो पूरे तरह से फ्लड वाटर से भरे पड़े हुए हैं। स्कूल्स कॉलेजेस जो है, हेल्थ सेंटर्स जो है वहाँ पर, हॉस्पिटल्स, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी जमा हुआ है। ठीक है, तो हमेशा ही बिहार में आप देख पाते होंगे ऐसा सिचुएशंस में आपको मिल ही जाएगा। एंड बागमती रिवर जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री रिवर यानी वो दो देशों में या दो से अधिक देशों में फ्लो करती है, उसको ट्रांस बाउंड्री रिवर कहा जाता है। तो ये नेपाल एंड इंडिया में है। एंड ये जो स्टार्ट होता है काठमांडू नेपाल से होता है, एंड इट एंड इन द कोसी नियर बोर्डनेस्तान इन बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोशी में कहाँ से जाके मिलता है, कहाँ पर ओरिजिन है, कहाँ मिलता है, ये सारे रिवर से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्डनेस्तान बिहार में है। और इसकी जो टोटल लेंथ है काफी बड़ी नहीं है, ये बागमती रिवर जस्ट 3 किलोमीटर लंबा है ये हमारा बागमती रिवर। ठीक है, और ये हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बागमती रिवर बहुत सैक्रेड माना जाता है, पवित्र माना जाता है, एंड पोजेसेस ग्रेट स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। क्योंकि देख सकते हैं जैसे द पशुपति टेम्पल लोकेटेड ऑन द रिवर एजेस इज अनदर फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट डेडिकेटेड टू शिवा। ठीक है, जो पशुपति टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल जो हमारा नेपाल में पड़ता है, ठीक है, वो लॉर्ड शिवा के लिए है, फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है। ठीक है, तो ये जो है इसी नदी के किनारे है। एंड विष्णुमती रिवर, धोबी खोला रिवर एंड मनोहरा रिवर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द बागमती रिवर। तो इनके ट्रिब्यूटरीज को भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैप जो है रिलेटेड टू बिहार, स्पेशली रिवर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से रिवर जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कौन सा फ्लो करता है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा फ्लो करता है, सीक्वेंस जो है ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, ये सारे सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। कहाँ से ओरिजिन है, कितनी लंबाई है, और ये कौन से रिवर को कहाँ किस स्थान में मिलता है, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे ही रिवर, सोन हो, कोसी हो, गंडक हो, बूढ़ी गंडक, कमला, महानंदा, ये सारे ही रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड हमेशा ही क्वेश्चंस बनता है, और स्टैटिक जीके इसमें आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इन बिहार जो है बनने जा रहा है, और इनका कंस्ट्रक्शन चालू भी है। तो इस फोटो में देख सकते हैं ये हमारा जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल यानी विराट रामायण मंदिर जिसको कहा जा रहा है, तो ये कहाँ पर बन रहा है, तो ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये जो है 3 स्टोरी टेम्पल जो है ये बेसिकली बनने वाला है। 3 अलग अलग स्टेटाज होंगे बेसिकली। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो मंदिर की मैक्सिमम हाइट जो होगी 3 मंजिला होगी, ऐसा नहीं है। ये 3 अलग अलग सेक्टर्स में बन रहा है। ठीक है, 3 अलग अलग फेजेस में बन रहा है बेसिकली। और इसका जो एरिया है लगभग 3.76 लाख स्क्वायर फीट है, बहुत बड़ा एरिया। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल है। बिगैन इन जून 2023 में स्टार्ट हो चुका, और उम्मीद किया जा रहा है कि
2025 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड द विराट रामायण मंदिर विल बी 3 टाइम्स लार्जर देन द राम मंदिर इन अयोध्या। तो जो राम मंदिर बना है अभी अयोध्या में, ठीक है, उसका 3 गुना बड़ा होगा ये। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर राम भगवान की ही पूजा नहीं होगी, राम भगवान से स्पेशली जो रामायण से रिलेटेड जितने भी भगवान है ना, सबका ही यहाँ पर मंदिर होगा। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन में 500 करोड़ या उससे भी ज्यादा खर्च होने वाला है। एंड इट विल फीचर अ 33 फुट टॉल शिवलिंग इन द अर्घ्य, जो सैंक्टम सैंक्टोरम होगा, जिसको गर्भगृह कहा जाता है, वहां पर आपको 33 फुट टॉल शिवलिंग मिलेगा। तो सोच सकते हैं 33 फीट लगभग हो गया 3 मंजिला हाइट का ये आपको शिवलिंग मिल जाएगा इस टेम्पल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड देयर आर 20 सैंक्टम सैंक्टोरम, यानी हमारे इस मंदिर में जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स है उसमें 22 आपको गर्भगृह मिलेंगे, अलग अलग भगवान से रिलेटेड, देवी देवताओं से रिलेटेड। तो देख सकते हैं एक जो बीच में होगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेन होगा गर्भगृह। फिर बाकी जो आपको गुंबद लाइक शिखर नजर आ रहा है तो वो टोटल जो है 22 होंगे है। ठीक है, एंड द सेकंड फेज विल इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन अप टू द प्लिंथ लेवल विथ which will go up to a height of 26 feet from the ground level। तो ये सेकंड फेज होने वाला है। ठीक है, एंड जो थर्ड फेज होगा उसमें बनाया जाएगा बेसिकली शिखर्स, जो स्पायर्स होते हैं, जो टॉप लेवल पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड द फाइनल फिनिशिंग टच ऑफ द एंटायर टेम्पल विल बी कंस्ट्रक्ट completed by the end of the year 2025, and the temple will have 12 shikhars, with the main shikhars reaching a height of 227, कितना हो रहा है, तो ये 27 मंजिला हाइट होगा। 270 फीट जो होगा, ये जो मेन शिखर देख रहे हैं, जो मेन गर्भगृह होगा वो 270 फीट होगा, यानी लगभग लगभग 27 मंजिला इस मंदिर की हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट। और देखने में भी बहुत सुंदर लगने वाला है, बहुत फैले हुए एरिया में बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आर्किटेक्चर जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो बहुत सारे अलग अलग जो मंदिर है वर्ल्ड में उनसे ये इंस्पायर्ड बना जा रहा है। जो मेन इंस्पिरेशन है इसका कंबोडिया का जो अंकोर वट है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल्स है। ठीक है, फिर रामनाथ स्वामी टेम्पल जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है, एंड मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल इन मदुरई, ये तीनों ही टेम्पल से ये जो टेम्पल बन रहा है वो इंस्पायर्ड है। ठीक है, और जो महावीर मंदिर है पटना का, वही ये ट्रस्ट जो है वही मेनली इसको बिल्ड कर रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का इसमें मेन फंक्शंस नहीं है। ठीक है, और इसके लिए आप जो जो मंदिर है जिसका मैंने जिक्र किया उसके बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अंकोर वट जो टेम्पल है वो कंबोडिया में है, एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एंड इट वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड एज अ हिंदू टेम्पल, जो कि डेडिकेटेड था भगवान विष्णु भगवान को, ये डेडिकेटेड था फॉर द खाइमर एम्पायर, एंड वाज ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड इनटू अ बुद्धिस्ट टेम्पल टुवर्ड द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद जाके उसको बुद्धिस्ट टेम्पल बना दिया गया है, एंड इट वाज बिल्ड बाय द खाइबर किंग सूर्यवर्मन टू। तो किसने बनाया था अंकोर वट? सूर्यवर्मन टू ने बनाया था इन द अर्ली 12th सेंचुरी इन यशोदापुरा, जो कि आज के प्रेजेंट डे में उसको अंकोर कहा जाता है। कौन से एम्पायर से था? तो खाइमर एम्पायर। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर आप देखेंगे अंकोर वट का लगभग सेम ही है, आपको विराट रामायण मंदिर का भी उसी तरह से आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा, उसी टाइप का डिजाइन मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। फिर जो हमारा मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है, ठीक है, तो इट इज अ हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल लोकेटेड इन द सदर्न बैंक ऑफ वैगई रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मदुराई तमिलनाडु में है ये भी। ठीक है, एंड इसमें जो ये जो मंदिर है ये डेडिकेटेड है किसको? तो गॉडेस मीनाक्षी को, जो कि बेसिकली माता पार्वती का ही एक अनदर फॉर्म है। ठीक है, माता पार्वती शक्ति माँ का ही एक अनदर फॉर्म है, एंड हर कंसॉर्ट शिवा इन द फॉर्म ऑफ सुंदरेश्वरा। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान शिव का भी है और पार्वती माता का भी है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म्स में है। ठीक है, एंड इट वाज बिल्ड बाय द पांड्यन एम्पायर सत्यवर्मन कुलशेखरन वन। ठीक है, तो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बनाया, हिस्ट्री से रिलेटेड भी है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी है, क्वेश्चंस आराम से फ्रेम किए जा सकते हैं। और तीसरा जो टेम्पल इंस्पिरेशन है विराट रामायण मंदिर का, वह है रामनाथ स्वामी टेम्पल। ये जो है ऑब्वियसली इट इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू द गॉड शिवा, लोकेटेड ऑन द रामेश्वरम आइलैंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो रामेश्वरम आइलैंड जो है तमिलनाडु का, वहां पर यह है, एंड इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स टेम्पल। ठीक है, तो 12 जो ज्योतिर्लिंग्स है जो कि भगवान शिव जी को डेडिकेटेड है, अलग अलग जगह में है,
तो इसी से ही है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ज्योतिर्लिंग किसमें है? कौन से स्टेट में? तो आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको 3-3 ज्योतिर्लिंग मिल जाएँगे, ठीक है? और बाकी के ज्योतिर्लिंग अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, मेरा ही एक शॉर्ट्स मैंने डाला है जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग्स के बारे में मैंने बताया डिटेल से, ठीक है? एंड इट वाज़ बिल्ट बाय द किंग मुथु मुथुमरंगा सेतुपथी, ठीक है? तो ये भी किंग का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामनाथ स्वामी टेम्पल। एंड द टेम्पल वाज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी बाय द पांड्यन डायनेस्टी, ठीक है? तो ओरिजिनली इतना बड़ा नहीं बना था, ये धीरे धीरे जितने भी डायनेस्टीज आए हैं उसको और बड़ा करते गए हैं, ठीक है? लेकिन ये जो बनाया गया था ये सेतुपति जी ने बनाया था। एंड एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी बाय द पांड्यन डायनेस्टी, ठीक है? एंड इट्स प्रिंसिपल साइन या sanctum was renovated by Jaivira Sinikarian and his successor Gunavira Sinikarian, a monarch of Jaffna kingdom, जो कि हमारे श्रीलंका में पड़ता है, ठीक है? जाफना किंगडम का, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टेम्पल और यहाँ के जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो ये जो हमारा विराट रामायण मंदिर है तो बहुत, जो हमारा द्रविड़ स्टाइल है या फिर जो सदन नागरा नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, जो होयसलेश्वर स्टाइल है, वो सबसे मिलकर ही ये टेम्पल जो है बनाया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर जो है वो बना है। तो रिसेंटली 3 ट्रांसजेंडर्स क्वालिफाइड फॉर द बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बीपीएसएससी एग्जाम जो है बेसिकली क्लियर किया था। And following a Patna High Court judgment in 2021, the state government has asked BPSSC to recruit third gender into the police services. ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड जेंडर पॉपुलेशन है बिहार में ही क्यों, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर आपको दिखने मिलेगा, ज़्यादातर पैसे मांगते हुए मिलेंगे आपको, ट्रेन में मिल जाएंगे, बसेस में, रास्ते पे, या किसी के घर में बच्चा हो रहा है, बच्चा हुआ है तो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खराब ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, और बहुत जो लोग हैं इसको, ये जो थर्ड जेंडर उनको बदनाम भी करते हैं, ठीक है? वो नहीं भी होता है थर्ड जेंडर, फिर भी थर्ड जेंडर बनकर पैसा मांगते हैं, फ्री में मिल जाता है, ठीक है? तो वो सब भी बहुत देखने में खराब मिलता है। तो ऑब्वियसली जो बिहार गवर्नमेंट का जो पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द 2021, जिसमें वो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और वो सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द 2020 कास्ट सर्वे में, जो कि बिहार में हुआ था, बस ट्रांसजेंडर जो पॉपुलेशन बताया जाता है 825, ये तो कदापि हो ही नहीं सकता। 15 करोड़ जनसंख्या है लगभग बिहार का, उसमें सिर्फ 825 ट्रांसजेंडर, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब 2011 का सेंसस हुआ था तो बिहार में रजिस्टर किया गया था लगभग 40,827 जो है ट्रांसजेंडर है बिहार में। लेकिन इससे कई ज्यादा लाखों में होंगे ट्रांसजेंडर इन बिहार में, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए सेंसस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2011 के बाद जो है प्रेजेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे कोई स्टेप नहीं ले रही है, ना ये पॉसिबल भी है। 2024 आ चुका है, सेंसस अभी भी नहीं हुआ है, ना इसकी बात चल रही है, ठीक है? तो ट्रांसजेंडर जो है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ट्रांसजेंडर मीन अ पर्सन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू द पर्सन एट द बर्थ, ठीक है? हम लोग जब जन्म लेते हैं या तो हम लोग लड़के होते हैं या लड़की होते हैं, ठीक है? थर्ड पर्सन हम लोग उस समय में पता नहीं चलता, ये जब हम लोग बड़े होते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर सोसाइटी के आसपास में देख देख कर हम लोग ज्यादातर हमारा जेंडर जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए इसी का डेफिनेशन ही यही है, ट्रांसजेंडर मीन्स अ पर्सन हुज जेंडर डज नॉट मैच विद द जेंडर असाइंड टू द पर्सन एट बर्थ, ठीक है? और आज के समय में बहुत सारे आपको टर्म्स मिल जाएंगे एलजीबीटीक्यू वाले, ठीक है? तो वो अलग बात हो जाता है। तो इट इंक्लूड्स ट्रांस पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन, जेंडर क्वियर एंड पीपल हैविंग सच सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जैसे लोकल में किन्नर कहा जाता है, हिजरा कहा जाता है, अलग अलग जगह में अलग अलग बुलाया जाता है। और 2011 सेंसस जो होता है वो वाज द फर्स्ट सेंसर इन हिस्ट्री टू इनकॉर्पोरेट द नंबर ऑफ ट्रांस पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो ये 2011 से पहले जो है ट्रांसजेंडर को 2000 मतलब सेंसस में काउंट नहीं किया जाता था, 2011 में ही सिर्फ काउंट किया जाता था। और टोटल जो जनसंख्या है 4.8 मिलियन जो है ट्रांसजेंडर है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। और बिहार में कितने हैं? तो 40,827 है। तो ये सारे डेटाज आपको याद रखना है, ठीक है? और सेंसस से रिलेटेड भी थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ये कॉलोनियल ही था, ठीक है ना सेंसस,
ब्रिटिशर्स से स्टार्ट किए थे। लगभग कब हुआ था? तो 1881 में ये स्टार्ट हुआ था। एंड सेंसस वाज इवॉल्व्ड एंड बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर, एकेडमिक्स एंड अदर टू कैप्चर द इंडियन पॉपुलेशन, एक्सेस रिसोर्स, मैप सोशल चेंजेस, डिलिमिटेशंस, एक्सरसाइज, है ना? तो ये सब के लिए बेसिकली सेंसस जो है वो बनाया गया था। तो ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए ही बना रहे थे, क्योंकि उनको सारा डेटा जो था इंडियंस का वो पता होना चाहिए था, तो वो उसी तरह से रूल कर सकते थे। तो वो उनके लिए फ़ायदा था। लेकिन एट प्रेज़ेंट अगर देखा जाए, तो अगर इंडिया में अगर रूल करना है, सही पॉलिसी डिसीज़न मेकिंग करना है, तो उसके लिए सेंसस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है, तो हमें कुछ ना कुछ पॉज़िटिव देखने मिला है, ठीक है? ठीक है? और उसका लोग गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन सेंसस होना, सर्वे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द फर्स्ट कास्ट सेंसस जो है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाज़ कंडक्टेड, जो हमारा बेसिकली फर्स्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है? वो हुआ था हमारा 1931 में, ठीक है? लेकिन जो नॉर्मल सेंसस था, वो हुआ था 1881 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? हर 10 साल में होता है। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में हुआ था, टू मिंट द कैनवस ऑफ एवरी इंडियन फैमिली बोथ इन रूरल एंड अर्बन इंडिया, एंड आस्क अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है? कि उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितना वो पैसा कमाते हैं, ठीक है? क्या-क्या उनके पास है, और बहुत सारे इसमें कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व्ड है। एंड साथ ही साथ इट इज आल्सो मीन टू आस्क एवरी पर्सन देयर स्पेसिफिक कास्ट नेम टू अलाउ द गवर्नमेंट टू रीएवैल्यूएट द कास्ट ग्रुप्स वेयर इकोनॉमिकली वर्स अप एंड बेटर ऑफ, ठीक है? तो इसी तरह से जो ओबीसी के हमारा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर्स बना है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज बने हैं, ये सब इसी कास्ट और सेंसस के बेसिस पे ही बनता है, ठीक है? तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये हमें पूरे इंडिया को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन-कौन लोग हैं, क्या है, स्थिति क्या है, और हम लोग क्या डिसीज़न बना सकते हैं, पॉलिसीज़ ऐसे बना सकते हैं जो पॉपुलेशन को हम लोग सही तरह से यूटिलाइज़ भी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकें। तो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे मेंस में भी आपको आ सकते हैं क्वेश्चंस लिखने के लिए, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आएँगे, वो है कि ब्रिज कोलैप्स इन बिहार से रिलेटेड। बहुत सारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने ज़िक्र किया था, तो मानसून्स में क्या होता है, बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हमेशा ही जो है, कहीं न कहीं आपको ब्रिज कोलैप्स मिलेगा, रास्ता टूटा है, पुल टूटा है, ठीक है? कहीं पे बिल्डिंग गिर गया है, कहीं घर गिर गया है, ठीक है? तो कहीं पे आग लग गया। तो ये आप देखते रहेंगे। तो रिसेंटली 15 ईयर ओल्ड ब्रिज ओवर द गंडकी रिवर, या फिर जिसको गंडक भी कहा जाता है, हैज कोलैप्स्ड इन बिहार सारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छपरा में, एंड मेकिंग द थर्ड ब्रिज कोलैप्स इंसिडेंट इन द डिस्ट्रिक्ट विद इन 24 आवर्स। एक घंटे, एक दिन के अंदर में ये तीसरा घटना हो चुका है, वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट में। तो देख सकते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, या फिर पूरे ही लगभग बिहार के सारे ही डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसा स्थिति मिल जाएगा। And according to the sources, at least 12 bridges were collapsed across Bihar in the past 17 days. और ये मानसून के समय में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि ये पुराना ब्रिज है तो ये हो, बहुत सारे ऐसे ब्रिज है 100 से साल 200 साल पुराने हैं, लेकिन वो नहीं टूटते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस होता है उसका हमेशा ही, जो इंजीनियर्स के थ्रू उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिपोर्ट तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक बार बना दिया गया, उसके बाद ना उसका मेंटेनेंस होता है, ना कुछ होता है, ठीक है? कैज़ुअल्टीज़ होती ही रहती है। एंड गंडक रिवर से रिलेटेड अगर देखा जाए, तो द रिवर गंडक इज ऑल्सो नोन एज गंडकी और नारायणी रिवर इन नेपाल कहा जाता है इसको, ठीक है? नेपाल में नारायणी रिवर कहा जाता है, एंड इट इज अ सिग्निफिकेंट रिवर्स दैट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया एज वेल एज नेपाल। एंड साथ ही साथ में ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भी, जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है, उसके थ्रू भी ये पास होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं एक इकोसिस्टम को, एक इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। बहुत सारे जो जानवर है या पेड़ पक्षी है, बहुत सारे जो है वो डिपेंडेंट होते हैं इस रिवर पे और इसके पानी पे, ठीक है? एंड द रिवर गंडक originates an altitude of 7620 meter above the mean sea level from the North Dhaulagiri in Tibet near the Nepal border, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तिब्बती लिखिएगा आप, आंसर में आया ना तो चाइना मत लिखिएगा, तिब्बती लिखिएगा। हम लोग गलती करते हैं कि हम लोग चाइना बोलते हैं, उसको हमेशा ही हम लोग तिब्बत का ही पार्ट बोलना चाहिए, ठीक है? तिब्बती कहना चाहिए। Originating from the Himalaya and the river stretches over a length of 630 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 445 किलोमीटर जो है वो इंडिया में है और 185 किलोमीटर जो है वो नेपाल में आता है।
और अगर ड्रेनेज बेसिन देखा जाए तो कितना है, तो इसका जो टोटल ड्रेनेज बेसिन एरिया है 2900 29,705 स्क्वायर किलोमीटर्स है। एंड द रिवर्स फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड जॉइन गंगा नियर द पटना जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ हाजीपुर, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसके अगर ट्रिब्यूटरीज देखा जाए, ठीक है, तो मायनगढ़ मायनगंडी, बरी, त्रिशूली, पंचड़, सरहद एंड बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, बाकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा रिपीट होता है बिहार में। तो आपको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि जो उसका सिलेबस है बहुत बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ बिहार से रिलेटेड ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार से रिलेटेड, एटलीस्ट उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। और अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ना है तो उसको हम लोग को उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना जितना हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, बस यही फर्क है। अगर बिहार से रिलेटेड कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा, डेटाज याद रखना होगा, है ना। लेकिन अगर बाहर वाले कुछ भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें उतना ज्यादा डिटेल हमें नहीं याद रखना फॉर बिहार से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगर देखा जाए तो वो है वर्कर्स ट्रैप इन फ्लड वाटर्स इन बिहार। एज यूजुअल पता ही है, लगभग 150 वर्कर्स वर ट्रैप्ड इन द फ्लड वाटर्स इन द बाघा बिहार ड्यू टू हेवी रेनफॉल। बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ पर पानी हमेशा ही जमा रहता है। मेरे गांव में भी ऐसा सिचुएशन होता है, जब भी बहुत बार, मतलब अगर एक दिन लगातार अगर बारिश हो जाए, लगातार भी ना हो जाए, अच्छी खासी बारिश हो जाए 2-3 घंटा भी, तो पानी खेतों में पूरा जमा रहता है और कुछ कई कई दिनों तक, हफ्ते हफ्ते तक वहां पर पानी जमा ही रहता है, ठीक है। तो नॉर्दर्न बिहार में जो पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, और सदर्न बिहार जो है वो पूरा ही सूखा रहता है, ठीक है। तो इसको रिवर लिंकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रहा है फिलहाल। एंड द स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है हैज रेस्क्यूड अबाउट 40 ऑफ द 150 स्टैंडर्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग एल्डरली women and children, and according to the water resource department major rivers including कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बलान एंड कमला, ये सारे रिवर जो है, और गंगा भी रिवर जो है, वो क्या होता है, वो मॉनसून के टाइम में जो है डेंजर मार्क से ऊपर में ही फ्लो करता है, और हमेशा ही जो है आसपास के जो गांव हैं, सिटीज हैं, वहां पर पानी फ्लडिंग वाला सिचुएशंस हमेशा होता ही होता है, और हर साल होता है। लेकिन गवर्नमेंट कोई भी परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं लेता है, टेम्पररी सॉल्यूशंस होता है और कुछ नहीं होता है। तो महानंदा रिवर जो है इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एज यूजुअल पता ही है, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयस इन द दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड द रिवर फ्लोज थ्रू बिहार, और ये चल जाता है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से ये चला जाता है बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश में जाकर ये माँ गंगा से मिलती है, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में नहीं मिलता है या बिहार में कहीं पे भी मिलता नहीं है। महानंदा रिवर जो है ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है गंगा नदी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है महानंदा रिवर का। बाकी सारे रिवर्स जो है वो आपको बिहार में मिल जाएंगे गंगा से मिलते हुए, लेकिन ये इकलौता है जो आपको बिहार में नहीं मिलेगा या वेस्ट बंगाल में भी नहीं मिलेगा, ये आपको बांग्लादेश में मिलेगा मर्ज होते हुए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फॉर द स्कीम फॉर मैंगो कल्टीवेशन, ठीक है। तो रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम डिजाइन स्पेशली फॉर मैंगो कल्टीवेशन टू प्रोवाइड टारगेटेड असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द फार्मर्स एंगेज्ड इन मैंगो प्रोडक्शंस। क्यों कहा जा रहा है ये स्कीम जो है, क्योंकि पता है आपको कि बिहार जो है पूरे इंडिया का टॉप 3 जो है, ये तीसरे नंबर पे आता है बिहार जो है इन मैंगो प्रोडक्शन पूरे इंडिया में, ठीक है। इससे पहले और दूसरा नंबर पे क्या कौन कौन है, तो पहला नंबर पे जो है वो है हमारा यूपी है, ठीक है। यूपी में सबसे ज्यादा मैंगो का प्रोडक्शन होता है, उसके बाद में जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है, फिर तीसरे नंबर पे है हमारा बिहार जो है वो तीसरे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ मैंगो प्रोडक्शंस। लगभग 15.84 लाख मीट्रिक टन्स ऑफ मैंगो जो है वो है बिहार जो है हर साल लगभग इतना या उससे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करता है। और बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इससे ज्यादा जो है प्रोडक्शन किया जाए और अलग अलग वेराइटीज जो है जो इंडिया में मिलता है वो भी उगाया जाए। तो ये जो स्कीम है इसी के लिए है कि फॉर स्पेशली फॉर मैंगो कल्टीवेशन टू प्रोवाइड टारगेटेड असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू द फार्मर्स, क्योंकि इसमें जो किसान है उसको बहुत ज्यादा फाइनेंस या बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है,
उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं हो पाता, तो इसीलिए ये स्कीम है कि ताकि मैंगो प्रोडक्शन हो सके। इससे पहले भी मैंने लीची प्रोडक्शन से रिलेटेड बताया था, मखाना प्रोडक्शन से बताया था, तो जो जो भी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है और जो जीआई टैग से रिलेटेड है, ठीक है, बिहार के जितने भी जीआई टैग्स प्रोडक्ट है, मैंने उसके लिए भी एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसको आप आई वाले आइकन पे शो हो रहा होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जीआई टैग से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कतरनी राइस हो गया, है ना, बहुत सारा हमारा पेंटिंग से रिलेटेड है, उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। एंड Mango Development Scheme is introduced for the enhancing mangoes area expansion with an 50% subsidy at a unit cost of 60,000 per hectare। ठीक है, तो 50% जो है सब्सिडी दी जाएगी ताकि मैंगो का खेती जो है, जो एरिया जिसमें मैंगो खेती हो रहा है उसको और बढ़ाया जा सके। And the state is facilitating a micro irrigation scheme extending up to 80% on drip, mini and micro sprinkler to small and marginal farmers, 70% for other farmers and 80% support on community borewells। तो इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए जो है बिहार गवर्नमेंट जो बेसिकली 80% जो है सपोर्ट देगी, सब्सिडी देगी बेसिकली एक तरह से, ड्रिप इरिगेशन, मिनी और माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन से रिलेटेड, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है। और जो थोड़े बड़े फार्मर्स है उसको 70% जो है उसमें मिलेगी, 70% फैसिलिटीज मिलेंगी। एंड बिहार इज होम टू मेनी यूनिक फ्लेवर्स ऑफ मैंगो। बिहार में बहुत सारे आपको अलग अलग लगभग 10-15 से वैरायटीज तो ऑब्वियसली ज्यादा है, जो मार्केट में बहुत आराम से मिल भी जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे वैरायटीज हैं जो स्पेसिफिकली कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में ही बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। दूधिया मालदा एक होता है, मालदा जो स्पेशली जो वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट से ग्रो होता है, ये जो है बिहार में मिलता है, उसके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में ही है। दूधिया मालदा फेमस है। जर्दालू आम है, आम्रपली है, ठीक है, लंगड़ा है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो जर्दालू जैसा हो गया, ये बहुत ज्यादा फेमस है हमारे, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। हिम सागर है, बहुत सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। चौसा है, चौसा लेकिन बिहार का नहीं है, ये यूपी का ही है, लेकिन आपको वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में मिल जाएगा आराम से। तो प्रॉपर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हाउ द फ्रूट्स फ्रॉम द स्टेट आर परसीव्ड एंड वैल्यूड इन द मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उसका सही तरह से पैकेजिंग हो, मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो, तो बहुत ज़्यादा हम लोग फॉरेन में भी, फॉरेन के कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिकन कंट्रीज में ये आसानी से नहीं मिलता और उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। इंडियन फ्रूट्स की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करते पैकेजिंग एंड मार्केटिंग पे। अगर ये भी किया जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ जो इंडियन फार्मर्स उसको बेनिफिट मिल सकता है। एंड विद द सपोर्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको एपेडा भी कहा जाता है, बिहार एक्सपोर्ट्स अराउंड मोर देन 1200 metric tons of fresh mango to UK, मिडिल ईस्ट एंड न्यूजीलैंड जैसे ये देशों में बिहार जो एक्सपोर्ट करता है। और जर्दालू जो आम है इज अ यूनिक मैंगो वैरायटी फ्रॉम भागलपुर, और इसको जीआई टैग में मिला हुआ है, जैसे मैं बताया 2018 में मिला है। एंड इट इज नोन फॉर लाइट येलो स्किन एंड डिस्टिंक्ट स्पेशल एरोमा। ये जो है आपको आम दिख जाएगा, ठीक है। एंड जो एपेडा के बारे में अगर थोड़ा सा जान लें, तो इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, इसको एस्टैब्लिश किया अंडर द वही गवर्नमेंट एपेडा एक्ट के थ्रू हुआ है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो एपेडा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, 1985 में हुआ था। एंड इट इज फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड जो है इसका हेड क्वार्टर है आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। एंड 2020 में क्या है, तो एपेडा जो है साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम SFAC टू ब्रिंग बेटर सिनर्जी इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। तो एपेडा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्रांडिंग देने में, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रीजनल ऑफिस भी हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही न्यूज़ कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आपको जुलाई महीने का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कवर कर चुके होंगे। इससे पहले की जो वीडियोस है अगर नहीं देखे उसे ज़रूर देखिएगा और बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम किया जा सकता है। जो जो टॉपिक्स में मैंने बताया अगर डिटेल में नहीं बताया फिर भी आप खुद से सर्च करके उसको डिटेल में करिए, और जितना हो सके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, MCQ प्रैक्टिस कीजिए। और जब प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाए तो मेंस के लिए भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी डाउट है, सजेशंस हो कमेंट में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।